आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, उसके बाद आप मास्टर करने के लिए अमेरिका चली गई और वॉशिंगटन जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपने मास्टर डिग्री करी। भू कानून को लेके बहुत जोर शोर से जो है आंदोलन चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ऋषिकेश में बहुत बड़ी रैली निकली थी। मेरा आपसे सवाल है लाने का, और जहाँ तक ये जो आक्षेप लगाया जाता है कि धर्म की बात करें जी, आपने देखा है कि विपक्ष के जो सबसे हमारे एलओपी हैं संसद में राहुल गांधी जी युवा हैं, और जब युवा होते हैं तो हमारी युवाओं से अपेक्षा होती है कि वो सबकी बात करें। नारी तू शक्ति है, तू सम्मान है, इस धरती पर, इस धरती का तू सबसे बड़ा वरदान है। नमस्कार, खास बात में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। खास बात में आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जो उत्तराखंड राजनीति का एक युवा चेहरा है और राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी लगन से एक अलग खास छवि गढ़ी है, एक खास पहचान बनाई है। यही कारण है न केवल उत्तराखंड के बल्कि देश के अलग अलग शहरों के युवा उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। धन्यवाद देवेंद्र जी, आपसे बात करना हमेशा अच्छा रहता है, तो आज अच्छी बातों पर हम चर्चा करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आई हूँ। जी जी जी, जरूर। नेहा जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, उसके बाद आप मास्टर करने के लिए अमेरिका चली गई और वॉशिंगटन जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपने मास्टर डिग्री करी सामाजिक कार्य में। सवाल ये है कि जब आपने इतना सब कुछ किया, आप किसी अच्छे कंपनी में जाके अच्छा पैकेज ले सकती थी, आप फॉरेन में शिफ्ट हो सकती थी, लेकिन राजनीति को क्यों चुना? क्या पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाना था या फिर पारिवारिक दबाव था, नहीं आपको राजनीति में जाना है? देखिए, सबसे पहले तो पारिवारिक परंपरा जो हमारी है वो तो सैन्य परंपरा रही है। मेरे दादाजी, उनके सारे भाई, मेरे फूफा जी, मेरे पिताजी सब फौज में ही रहे। अच्छा। और पिताजी ने, आप जानते हैं, राजनीति को बाद में चुना जब फौज से रिटायरमेंट लेकर वो आए। तो परंपरा तो उत्तराखंड के हर दूसरे परिवार की जैसी रहती है, सैन्य परंपरा हमारी रही जी। और मेरे माता पिता ने बहुत अच्छी शिक्षा मुझे दी। अपनी क्षमता से भी बाहर की कई बार जो सुविधाएं थी वो हमें देने का प्रयास किया, जैसा कि हर माँ बाप की करते हैं। और एक लड़की होते हुए मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि उन्होंने हर वो मौका मुझे दिया जो किसी लड़के को मिलता। तो एक बोलते हैं ना कि मतलब लड़कियों को कभी कभी वो मौके नहीं मिलते। इनफैक्ट मेरे परिवार में तो मुझे लगता है कि मेरे भाई को भी शायद वो मौके ऐसे नहीं मिले जो मुझे मिले, क्योंकि उनको लगा ये कुछ कर सकती है और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। मैंने दिल्ली जाने का जब निर्णय लिया तो आप जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो बहुत आसान नहीं होता, और दिल्ली जैसा शहर होता है। जी, हाँ जी। और 2004 में जब मैं स्कूल से निकली थी, उस समय तो परिवार में मैं पहली थी जो यहाँ देहरादून से दिल्ली जाने की, हाँ, देहरादून से बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए। तो बड़ा डिसीजन था, लेकिन मेरे माता पिता दोनों ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया। और सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस था वो ये था कि उन्होंने कभी भी अपनी चॉइस मुझ पर नहीं थोपी। और मुझे लगता है किसी भी लड़की के लिए, मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए, लेकिन किसी भी लड़की के लिए एक सबसे बड़ी एक जो एक इंडिपेंडेंस होती है ना, वो एक चुनने का अधिकार होता है। तो उन्होंने मुझे हमेशा चुनने का अधिकार दिया। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, उसके बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नौकरी करी। लेकिन मुझे हमेशा से थोड़ा सा एक सामाजिक कार्यों में एक लगाव था। स्कूल में भी मैं वॉलंटियर करती थी, कॉलेज में भी। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी कॉलिंग नहीं है। मैंने नॉन प्रॉफिट सेक्टर में वॉलंटियर करना शुरू किया, फिर काम करना शुरू किया। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे मास्टर्स अगर करना है तो सोशल वर्क में ही करना है। तो मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट किया। और
बस उसके बाद से राजनीति को लेके जो मेरी सोच थी वो हमेशा से ये थी कि बाय चांस नहीं होनी चाहिए राजनीति। आपने कहा ना कि परिवार का दबाव था। यस। मैं तो ये कहूंगी कि आप किसी भी परिवार से पूछ लीजिए जो राजनीति में हो, कोई नहीं चाहता उनकी बेटी राजनीति करे। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरे पिता या माता नहीं चाहते थे, बट मैं ये कहूंगी कि जिस दिन मैंने कहा उन्हें कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, तो आई एम श्योर इवन दे वर नॉट हैप्पी। उन्होंने कभी कहा नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं। उन्होंने बस हाँ जी। लेकिन आज तो गर्व होता होगा। आई होप, आई थिंक होता ही होगा। जब अपने बच्चे कुछ भी अच्छा करते हैं तो किसी भी पेरेंट्स को गर्व होता है। लेकिन उन्होंने उस समय भी, मुझे याद है मेरे पिता ने बस एक ही चीज़ मुझे कही थी उस दिन कि अगर राजनीति को आप चुन रहे हो तो एक बात याद रखना कि यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए वो संयम है। जैसे होता है ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आप काम करते हैं, आप बिलीव करते हैं कि आप औरों से अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा मेरिट के बेसिस पे। राजनीति समीकरण का खेल है। तो कभी कभी बहुत अच्छा काम करते हुए भी हो सकता है समीकरण आपके फेवर में ना हो, पक्ष में ना हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो होती है किसी भी राजनेता की वो संयम होती है। तो बस एक ये बात उन्होंने मुझे कही थी जिसको मैं गांठ बांध कर चल रही हूँ कि संयम बनाए रखना है। और एक बात जो कह के मैं अपने सवाल का जवाब खत्म करूँगी कि मैंने नॉन प्रॉफिट सेक्टर में भी काम किया, डेवलपमेंट मैंने पढ़ा और उसके बाद मैंने ये राह चुनी। और मैंने देखा कि अगर एक सामाजिक लेवल पे बदलाव लाना है, मैक्सिमम इम्पैक्ट आप कहाँ क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक NGO भी खोल सकती थी और मैं कहती कि मैं महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, युवाओं के लिए काम कर रही हूँ या उत्तराखंड के लिए काम कर रही हूँ। कितना होता उस स्केल ऑफ इम्पैक्ट उसका। तो जब मैंने स्केल की सोची तो मुझे लगा कि नीति निर्धारण जो होता है ना, अगर वहीं से अच्छा काम हो तो क्यों ना किया जाए। और जब मेरे पास वो सामर्थ्य है, मुझे अच्छी शिक्षा मिली, मुझे ऐसा परिवार मिला जो मुझे इस डिसीजन में सपोर्ट कर रहा है। और मैं सिर्फ अपने माता पिता नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड की भी इसमें बात करूंगी कि जब ये सारी चीज़ें मेरे पास है तो एक शिक्षित महिला होते हुए मुझे लगता है मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है समाज के प्रति। और ये सौभाग्य है मेरा कि ये सारी चीज़ें एक साथ हुई तभी मैं आज राजनीति कर पा रही हूँ। तो मेरे लिए राजनीति कोई बाय चांस नहीं हुई देवेंद्र जी। मैंने बहुत सोच समझकर, जब स्कूल में थी मुझे तब से इच्छा थी कि मैं पॉलिटिक्स ही करना चाहती हूँ। इंस्पिरेशन घर में ही थी तो वो आसान था, लेकिन बहुत सोच समझकर उसी क्षेत्र में शिक्षा दीक्षा लेकर और डेवलपमेंट कैसे होता है इसको समझकर नीति निर्माण कैसे होता है, मैं आगे हम बात करेंगे। तो मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम किया है, तो वो सब समझकर मैं यहाँ पर आई हूँ और आशा करती हूँ कि ये जो सारा ज्ञान जो अर्जित किया पढ़ाई और एक्सपीरियंस के माध्यम से उसको मैं राजनीतिक क्षेत्र में शामिल कर पाऊँ। ये सवाल वास्तव में मुझे जो मैंने पूछा और उसका आंसर मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि आजकल क्या है, राजनीति जो है दिखावा भी हो गई है। क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके मैं ये कहूँगा बच्चों को राजनीति का उतना ज्ञान होता नहीं, लेकिन वो राजनीति में आ जाते हैं। तो उस पर हम लोकतंत्र है जी। नेहा जी, आपको ये माना जाता है, आपकी जो पहचान है एक प्रखर वक्ता के रूप में माना जाता है। आप युवा मोर्चा की राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी रह चुकी हैं। मेरा सवाल ये है कि युवाओं के लिए कम्युनिकेशन की स्किल कितनी महत्वपूर्ण है राजनीति में, एक अच्छा वक्ता होना? देखिए, कम्युनिकेशन तो किसी भी फील्ड में इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन राजनीति में देखिए इसमें दो भागों में मैं इसका जवाब दूंगी। एक अच्छा राजनेता, एक अच्छा वक्ता हो, ये मैं नहीं मानती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं भारत में भी और बाहर भी जो बहुत अच्छे वक्ता शायद ना हो, लेकिन बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सरकार में नीति निर्माण में अपना योगदान दिया है। लेकिन हाँ, जैसे कि आपको राजनीति में देखिए, आपको पॉलिटिकल पार्टी में काम करना है तो आपको पीपल मैनेजमेंट भी चाहिए, लोगों को कैसे मैनेज करना है, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आपको स्किल मैनेजमेंट चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, अर्थ का जो मैनेजमेंट है वो भी चाहिए, क्योंकि संसाधनों से पार्टी चलती है। उसी तरीके से अपनी पार्टी की विचारधारा को क्या आपकी नीति रीति है उसको कम्युनिकेट करने के लिए भी आपको लोग चाहिए, और वो काम एक अच्छा वक्ता करता है। हम कहते हैं कि सबसे पहला काम एक कार्यकर्ता के रूप में होता है संगठन का विस्तार करना, और अभी आप जानते हैं हमारा एक बहुत बड़ा सदस्यता अभियान चल रहा है। तो जब संगठन का विस्तार भी हम करते हैं
और जैसे आज यहाँ पर इतने सारे हमारे यंग स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो जब हम ऐसे बच्चों के बीच में जाते हैं तो वो कम्युनिकेशन स्किल ही काम आता है, क्योंकि डायलॉग से हर चीज़ सॉल्व हो सकती है। और अच्छा कम्युनिकेशन अगर आपका है तो मेरा मानना है कि आप अपने संगठन में बहुत अच्छे लोगों को जोड़ सकते हैं, अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, अपनी नीतियों के बारे में अच्छे से उनको बता सकते हैं। तो अच्छा वक्ता होना डेफिनेटली राजनीति में एक प्लस ही होता है, बिल्कुल प्लस होता है। और सबसे बड़ी बात कि जब आपकी पार्टी का आपको मुझे प्रवक्ता के रूप में भी पार्टी का पक्ष रखने का मौका मिलता है, तो जब आप अच्छे वक्ता होते हैं तो आप बिना चीखे चिल्लाए अपनी बात कहने में सक्षम होते हैं। आपको कोई उल्टी सीधी बात नहीं कहनी पड़ती, आपको कोई थिएट्रिक्स नहीं करने पड़ते, आपको चिल्लाना नहीं पड़ता, और आप कम शब्दों में अपनी बात कैसे कहें, जो कि आपको पता है टीवी में सबसे जरूरी होता है एज अ मीडियम। तो अच्छा वक्ता होना मतलब मेरे लिए तो एक प्लस पॉइंट ही रहा है। और आप से भी परिचय ऐसे ही हुआ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आप आई उसके लिए तो मैं फिर से धन्यवाद कहूँगा। नेहा जी, जैसा कि कुछ समय पहले आप केरल में गई थी, एक यंग लीडर कॉन्क्लेव वहाँ पे हुआ था, उसमें भारत देश के अलग अलग युवा लीडर आए थे, जर्मनी से भी कुछ लोग आए थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि वर्तमान दौर में किस तरीके की राजनीति होनी चाहिए? सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जो विपक्ष है, सारा विपक्ष, वो कहता है कि बीजेपी और बीजेपी की जो विंग्स है, चाहे हम युवा मोर्चा की बात करें, बजरंग दल की बात करें, या कोई और जो उनके साथ जुड़े हैं, धर्म की राजनीति हो रही है, और ये नई विंग भी जो है धर्म को लेकर आगे बढ़ रही है। इस पे क्या कहेंगे? आपके लिए क्या है राजनीति? देखिए, राजनीति जो है वो केवल किसी का विरोध करने के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने विपक्ष की बात कही तो वहां से मैं जवाब शुरू करूंगी कि राजनीति एक माध्यम हो सकता है समाज के निर्माण करने का, राजनीति एक माध्यम हो सकता है समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाने का, और राजनीति केवल व्यक्तिगत हित के लिए भी हो सकती है। ये भी हमने इस देश में देखा है कि कैसे इस देश में कुछ परिवार हैं जो केवल अपने और अपने परिवार के हित के लिए ही राजनीति कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी राजनीति कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी हैं। तो राजनीति एक माध्यम है समाज में बड़े बदलाव लाने का। और जहाँ तक ये जो आक्षेप लगाया जाता है कि धर्म की बात करें जी, आपने देखा है कि विपक्ष के जो सबसे हमारे एलओपी हैं संसद में, राहुल गांधी जी, युवा हैं, और जब युवा होते हैं तो हमारी युवाओं से अपेक्षा होती है कि वो सबकी बात करें, क्योंकि सरकार किसी एक की नहीं होती, किसी एक धर्म की नहीं होती, किसी एक जाति की नहीं होती, और अपेक्षा ये होती है नेताओं से कि जब मैं भी बात करूं तो मैं सबकी बात करूं, मैं केवल महिला, पुरुष, सवर्ण, बहुजन ऐसे बात ना करूं, मैं सबकी बात करूं, क्योंकि देश का भाग सभी, अधिकार सभी के। लेकिन जब हम हमेशा बांटने की बात करते हैं, आप देखिए, आपने शायद देखा भी होगा, यहाँ जो ऑडियंस हमारे साथ है, कि आज देश में जाति की राजनीति को कितना बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं जब पढ़ाई कर रही थी और जब मैं काम भी कर रही थी, तो हम हमेशा इस बात पे चिंतन करते थे कि कैसे हम ये जातीय व्यवस्था, जो एक तरीके से एक दाग है हमारे समाज पर, हम इससे आगे कैसे निकल के आए। संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया, जो सरकारें आई उन्होंने इसके लिए बहुत काम किए, और 2024 में आज जब सबसे बड़ा मुद्दा जाति बन जाता है, जब हम बात कर रहे हैं सबके घर में गैस कनेक्शन है, सबके घर में नल हम पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से सबको घर दे रहे हैं, सबके बैंक खाते खोल गए हैं, यहाँ कहीं जाति की बात नहीं हुई जब ये सारी चीज़ें। लेकिन आज जब देश कई माइलस्टोन पार करके पिछले 10 साल में आगे बढ़ गया है और दिख रहा है कि देश एक हो रहा है। देखिए, जब ये बेसिक नीड्स हैं ये फुलफिल नहीं हो रही थी, तब हम कहते थे कि हमारा देश बटा हुआ है जातियों में, धर्म में। आज किसी चीज़ को ना देखते हुए ये सारी सुविधाएं हमारे देश में मिली हैं, और आज 2024 के भारत में अगर विपक्ष के सबसे बड़े नेता, विपक्ष का फेस राहुल, और अपने आप को जिसे कहते हैं अनंत काल तक युवा नेता जिनको माना जाएगा शायद, वो युवा नेता अगर हर मंच से केवल जाति की बात करते हैं, ये देश की राजनीति नहीं हो सकती। देश की राजनीति इंक्लूजन, समरसता पर बेस्ड होनी चाहिए। देश की राजनीति आने वाले समय के लिए क्या विजन है हमारा। हम अभी मैं यहाँ अगर आपसे आपकी जाति पूछूं या कैमरा पर्सन से इनकी जाति पूछूं,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक समाज का हिस्सा हैं और हमको कैसे आगे बढ़ना है हमें इस पे चिंतन करना है कि 2047 के भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और वो बात करते हैं कि कौन सी जाति है, जितनी जाति की जितनी जनसंख्या होगी उसका हक मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस देश की प्रगति चाहता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस समाज को एक देखना चाहता है, वो इस राजनीति की बात नहीं। ठीक है, आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो इस देश को आगे लेके जाना चाहता है वो जातिवाद की बात ना करे। अगला सवाल ये है कि आपने कहा कि बहुत तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं 2047 तक भारत को और अच्छे मुकाम पे देखना चाहते हैं। मेरा आपसे पर्सनल सवाल है, आप किस तरीके की भारत की कल्पना करते हैं? क्योंकि अभी आप युवा हैं, कल परसों हो सकता है किसी विधानसभा की जिम्मेदारी आपको मिले, किसी स्टेट की जिम्मेदारी आपको मिले, कहीं नेशनल लेवल पे आप कोई जिम्मेदारी उठाएं, तो आप किस तरीके का भारत देखना चाहती हैं 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद? मैं एक ऐसा भारत देखना चाहती हूँ जो अपने पैरों पर खड़ा, जहाँ रोजगार की कमी ना हो, जहाँ अपॉर्चुनिटीज की कमी ना हो, जहाँ किसी भी ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति को जिसके अंदर प्रतिभा है, केवल अच्छी शिक्षा या अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं या उसके पास एक्सेस नहीं है। देखिए, हमेशा केवल आर्थिक संसाधन ही रोड़ा नहीं बनते, कई बार जो पहुंच होती है, जैसे कहते हैं ना कि जानकारी ही नहीं है तो कहाँ तक वहां तक पहुंचेंगे। तो ये एक्सेस बैरियर जो है वो ना हो, ऐसे भारत की मैं कल्पना करती हूँ। और उस भारत की नींव मैं मानती हूँ कि पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उस भारत की नींव हम ऑलरेडी रख चुके हैं। कैसे रख चुके हैं? आप देखिए कि पिछले 10 सालों में जो नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, मैं कुछ 1-2 स्कीम्स का बस एग्जाम्पल देके अपनी बात खत्म करूंगी कि उज्ज्वला योजना है, सबको सब्सिडाइज गैस सिलेंडर दिए गए, तो विपक्ष ने बड़ा हल्ला मचाया कि गैस महंगी है, कैसे वो इस सिलेंडर को रिफिल कर पाएंगे। आज जब आप गांव में जाते हैं तो जिन लोगों ने पहले 1-2 सालों में उन सिलेंडर का शायद प्रयोग ना भी किया हो, आज वो सारे लोग धीरे धीरे चूल्हे से गैस की तरफ स्विच कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहार परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो समय लेती है। किसी ने भी सोशल साइंस अगर पढ़ी हो, बिहेवियर चेंज थ्योरी पढ़ी हो, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन विपक्ष ने नहीं समझ पाया, वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन देख रहा था। उससे कितने फायदे हुए महिलाओं की हेल्थ को, उनकी सुरक्षा को, वो हम सब जानते हैं। उसके बाद स्वच्छता का जो अभियान आया, विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी झाड़ू लेकर सड़कों पे निकले, इससे भारत भी स्वच्छ हो जाएगा। कल ही एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन में एक रिपोर्ट आई है कि स्वच्छ भारत अभियान का इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब जो नवजात बच्चा होता है, उसकी जो मोर्टेलिटी रेट था जो भारत में हाई था पहले, उसका इम्पैक्ट कैसे उस पर पड़ा। तो एक लॉन्ग टर्म विजन के तरीके, आप शॉर्ट टर्म गेन देख सकते हैं या फिर एक लॉन्ग टर्म विजन देख सकते हैं। इसी तरह आयुष्मान योजना, कल एक बड़ी स्टडी जो आई है उसमें निकला है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आप जानते हैं कि किसी भी मिडिल क्लास परिवार के लिए, और मैं गरीब नहीं, मैं मिडिल क्लास परिवार बोल रही हूँ, हेल्थ एक्सपेंडिचर जो होता है वो किसी भी परिवार को पूरी तरीके से तोड़ सकता है। एक परिवार है, साधारण अपना जीवन यापन चल रहा है, एक व्यक्ति बीमार हुआ और आउट ऑफ पॉकेट जो हेल्थ एक्सपेंडिचर, उसके से पूरे परिवार की अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी से उतर जाती है। पहली बार भारत में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है परिवारों का, वो सबसे कम हो गया है, और उसका जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है आयुष्मान योजना के माध्यम से, वो सबसे बढ़ गया है। और अगर मैं इसको अपने आसपास देखूं तो पहले देवेंद्र जी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरे पास कम से कम दिन 10 लोग आते थे इलाज के लिए, मदद के लिए, जिनके लिए हम फिर चिट्ठी लिखते थे मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए या किसी एनजीओ को अप्रोच करते थे। आज शायद महीने में 10 लोग आते हैं, क्योंकि सब आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं। तो मुझे लगता है जब ये बेसिक चीज़ें फिक्स हो जाएंगी ना, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि पहले नीड्स को फिक्स करो और फिर हम वांट्स पे जाएंगे। तो उन्होंने नीड फिक्स कर ली है, और अब जो आने वाली पीढ़ी के जो राजनेता है, हम लोगों को देखना है कि भारत क्या चाहता है, एस्पिरेशन क्या है हमारी, जो नया भारत हम बोलते हैं, जो युवा हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं, वो क्या चाहते हैं भारत के बारे में। ऐसे भारत का हमें निर्माण करना है जिसमें सिर्फ मेरा विजन ना हो, जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं उन सबका विजन सम्मिलित हो। नेहा जी, एक सवाल ये है कि आज आपने भारत की बात करी, तो हम भी भारत के ऊपर सवाल करते हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा की।
मेरा सवाल यह है कि आज भारत देश में दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा ये मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नया इतिहास लिख रहा है और भारत की छवि विश्व पटल पे बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है या मजबूत बनी है। एक विचारधारा ये है, उनका कहना है कि राजनीतिक असमानता, आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता, ये जो खाई है ये बढ़ते जा रही है। राजनीतिक मतलब जो गरीब है, आर्थिक जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। राजनीतिक असमानता यानी कोई राजनीतिक परिवार से है तो राजनीतिक परिवार वालों को ही आगे राजनीति में लाया जा रहा है। और सामाजिक असमानता ये है कि जो छुआछूत वाला वो सवाल वही घूम के आ गया कि ये भी बढ़ते जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या विचारधारा क्या मानती है, फर्क इससे पड़ता है कि लोग क्या मान रहे हैं। अगर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुनकर सबसे बड़ी पार्टी बनाकर संसद में भेजा है, तो ये बता रहा है कि भारत क्या मानता है। कई लोग कहेंगे कि सीटें कम आ गई, 240 सीटें आई। 70 लाख पिछले 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था, इस बार 70 लाख अतिरिक्त लोगों ने भारतीय जनता पास गया है। हमें और जो हमारी सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, उनके वोट में मेरे ख्याल से 8 या 9 करोड़ का डिफरेंस है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि विचारधारा क्या मानती है, मुझे लगता है उससे ज्यादा जरूरी ये बात है कि भारत क्या मान रहा है। भारत आज ये मान रहा है कि पिछले 10 साल में जो बदलाव इस देश में आए हैं वो भारत के हित में है। भारत की महिलाएं ये मान रही हैं, भारत की युवा ये मान रहे हैं, भारत की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो ये मान रही है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री और एक ऐसी सरकार आई है जो उनके फेलियर्स के समय में भी उनके साथ खड़े होते हैं। भारत की आने वाली पीढ़ी ये देख रही है कि 1 करोड़ इंटर्नशिप की बात जब संसद के पटल से वित्त मंत्री कहती हैं, तो वो 1 करोड़ इंटर्नशिप किसी राजनीतिक परिवार को नहीं जाने वाली, वो देश के आम युवाओं को मिलने वाली है जिनके हित के बारे में ये सरकार सोच रही है। तो देवेंद्र जी, अक्सर जो हमारे बुद्धिजीवी लोग जब बैठ के चर्चाएं करते हैं तो वो अपने ओपिनियन, अपनी विचारधारा के एक लेंस पहन के वो बात करते हैं। लेकिन जो पार्टी आज इस देश में सत्ता में है वो उन लोगों की पार्टी है जो जमीन से उठ के आई है। नरेंद्र मोदी जी ने पहले एक प्रचारक के रूप में, फिर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था के अंदर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो 365 डेज जमीन पर रहता है, लोगों के बीच में रहता है। तो जब आप लोगों के बीच में रहेंगे तो आप उनके विचार समझेंगे, उनकी नीड समझेंगे और उनके एस्पिरेशंस को समझेंगे कि वो क्या चाहते हैं। तो ये जो विचारधारा है वो बीजेपी को चाह रही है और नरेंद्र मोदी जी को चाह रही है। इसके अलावा कोई विचारधारा मायने नहीं रखती। मियाँ जी, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि आप बेसिकली तो हम आपसे कहेंगे आप उत्तराखंड की हैं। उत्तराखंड की है, कोई इसमें डाउट नहीं है। पहाड़ी, आपने पहाड़ी बात करी। सबसे पहली जो पहचान और आइडेंटिटी है जिसको हम बहुत गर्व से बोलते हैं पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में जाके, वो हमारी पहाड़ी पहचान है। पहाड़ी, चलिए हम पहाड़ की ही बात करते हैं। भू कानून को लेके बहुत जोर शोर से जो है आंदोलन चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ऋषिकेश में बहुत बड़ी रैली निकली थी। मेरा आपसे सवाल है, ये राजनीति से लेके नहीं है ना, मैं ये सवाल आपसे एक राजनीतिक के तौर पे पूछ रहा हूँ। एक पहाड़ी होने के नाते आपको क्या लगता है भू कानून कितना जरूरी है इस उत्तराखंड के लिए, इस देवभूमि के लिए? एक उत्तराखंडी के रूप में मुझे लगता है कि भू कानून आवश्यकता है, और ये आज नहीं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आज ये भी कहूँगी कि कुछ देर भी हो गई शायद इसको लाने में, क्योंकि देखिए हमारी जो आइडेंटिटी है, जब हम अपने गर्व से कहते हैं ना कि हम कुमाऊं से हैं, गढ़वाल से हैं, जौनसार से हैं, मतलब तो ये हम तभी गर्व कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो भाषा है, बोली है, परिवेश है, हम इसको जब प्रोटेक्ट कर पाएंगे तभी तो हमारी पहचान जो है वो आगे रहेगी। और सबसे बड़ा एक मुद्दा जो मैं एक युवा कार्यकर्ता के रूप में उत्तराखंड में देखती हूँ वो है वो एक डेमोग्राफिक चेंज जो उत्तराखंड में हो रहा है। जो बाहर से आके लोग उत्तराखंड में बस गए हैं, हम कहते थे कि वहाँ से पलायन हो रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है पलायन से भी बड़ा मुद्दा आज ये हो गया है कि जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर बस रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को, हमारी जो प्रैक्टिसेस रही हैं, परंपराएं रही हैं, उनको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भू कानून मजबूत आए, ये नीड ऑफ द आवर है। और मुझे भी अच्छा लगा जब पिछले हफ्ते धामी जी ने ये कहा कि अगले बजट सत्र में एक बहुत अच्छा होमवर्क करके सरकार भू कानून लेकर आने वाली है। मुझे
पूरा विश्वास है कि जैसे नीति निर्माण की उत्तराखंड में एक प्रक्रिया में एक चलन शुरू हुआ है कि लोगों का ओपिनियन भी लेना, तो जितने भी लोग भू कानून के पक्ष में आंदोलनरत हैं, जो भी लोग इसके पक्ष में कोई विचार रखते हैं, हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने की लड़ाई लड़ी, मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी धामी जी की सरकार इन सब के ओपिनियंस को लेकर, उनके विचारों को सुनकर, और जो उत्तराखंड के युवा हैं, जो आने वाले उत्तराखंड का भविष्य है, उनसे भी कंसल्ट कर कर एक भू कानून लेकर आएगी। क्योंकि देवेंद्र जी, जब हम हिमाचल जाते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि कुछ नियम शर्तें हैं बाहर वालों के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं आसाम गई थी, तो आसाम में भी अभी कुछ क्षेत्रों में उन्होंने नियम लागू कर दिए हैं कि बाहर से अगर आप आते हैं या उत्तराखंड में भी अगर कुछ जमीन की खरीद फरोख्त होती है तो उसको थोड़ा स्क्रूटनाइज किया जाएगा, किस पर्पस के लिए हो रहा है, उसमें स्टेट का क्या भला हो रहा है, आने वाले समय में हमारे लोगों के लिए उसमें क्या अवसर है। क्या ऐसा तो नहीं है कि अपनी जमीन बेचकर और हम वहीं पर नौकरी कर रहे हैं, किराएदार हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में एक बात, मैं उत्तराखंड के हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में खासकर लोग रह रहे हैं, देखिए ये चेतना शहरों में नहीं है, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कई हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो उत्तराखंड के हैं, वहाँ के लोग आज कह रहे हैं कि हमारे गांव में ज़मीन बिकाऊ नहीं है, या हम किसी बाहरी व्यक्ति को ज़मीन नहीं देंगे। तो देखिए शहरों में तो ये चेतना अगर होती तो शायद हमारे शहर बच पाते, लेकिन असली उत्तराखंड गांव में बसता है, तो ये चेतना आई है। और इस चेतना के साथ साथ अब भू कानून आने वाला है, तो मैं भी हर एक उत्तराखंडी की तरह इंतजार करूंगी बजट सत्र का कि भू कानून आए और हमारे जो संसाधन है उनका जो ये एक्सप्लॉयटेशन है ये बंद। नेहा जी, हमारे साथ कुछ पत्रकारिता के ये बच्चे बैठे हैं, इनमें एक सवाल ये पूछना चाहती हैं जिया। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज जिया, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। मैम, एज अ गर्ल, मतलब मेरे माइंड में ये सवाल था आपके लिए कि एज अ गर्ल इन पॉलिटिक्स आपको बेस से लेकर और अब तक आपको क्या क्या चैलेंजेस अब तक फेस करने पड़े हैं पॉलिटिक्स में? जिया, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में, आप जैसे मीडिया का फील्ड आपने चूज किया है, तो जो भी चैलेंजेस एक मेल के लिए होते हैं, एक महिला के लिए उससे डबल चैलेंज होंगे, तो आप मान के चलिए। ये किसी भी फील्ड के लिए, ये केवल राजनीति नहीं। तो राजनीति तो फिर आपको पता है कि एक अलग ही खेल है। तो चैलेंजेस बहुत आते हैं, और खासकर क्योंकि पुरुष प्रधान एक व्यवस्था है, राजनीति देश ही पुरुष प्रधान रहा है। लेकिन बहुत चीजें बदल रही हैं। आप देखिए कि जिस पार्टी में मैं काम करती हूँ, आपको मैं उदाहरण के लिए बोलूँ तो हमारे यहाँ एक इंटरनल रिजर्वेशन का सिस्टम है। तो हमारे यहाँ चाहे वो एक मंडल, जो कि मतलब एक जिले से भी एक छोटी इकाई होती है, उसके बाद जिला, प्रदेश, राष्ट्र, हर जगह एक इंटरनल रिजर्वेशन पार्टी ने किया है कि हमें महिलाओं को आगे लाना है। क्योंकि आपको पता है अब तो संसद और विधानसभाओं में भी आरक्षण आने वाला है, तो इसकी तैयारी हमारी पार्टी बहुत पहले से कर रही थी। तो उन्होंने कोशिश की है कि अगर कोई प्रतिभावान महिला है जो राजनीति को एज अ करियर चूज कर रही है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी की कमी ना हो। ये एक इंटरनल सिस्टम हमारी पार्टी ने एक शुरू किया। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि राजनीति एक महिला के लिए करना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, कोई 9 to 5 जॉब तो है नहीं। अगर रात को 2 बजे भी फ़ोन आता है, किसी को मदद की ज़रूरत है, कोई पुलिस का विषय हो गया, कोई हॉस्पिटल का विषय हो गया, तो एक नेता तो तभी होगा ना जब आपको लोग जानेंगे और मानेंगे। तो आपको मदद के लिए हमेशा तैयार रखना पड़ता है। तो इसमें परिवार का रोल बहुत अहम होता है। अगर आपका परिवार सपोर्टिव है तो आप चांद पर पहुंच सकते हैं। तो राजनीति तो बहुत छोटी चीज़ है। आपकी शिक्षा का इसमें बहुत महत्व रहता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आप इन चैलेंजेस को थोड़ा आसानी से नेविगेट कर पाते हैं। और रोल मॉडल्स का इसमें बहुत महत्व रहता है कि अगर आपके सामने कुछ ऐसे रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने राजनीति करी है, अपने नियम, अपनी शर्तों पर करी है, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के करी है, तो वो रोल मॉडल्स जो हैं, जो मुझे अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे मिले। मैंने स्मृति जी के साथ काम किया, पूनम महाजन जी मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी जब उन्होंने मुझे नेशनल टीम में लिया। तो इन रोल मॉडल्स ने भी मेरी राह आसान करी, क्योंकि कुछ भी अगर दिक्कत होती थी तो आई हैड समबडी टू लुक अप टू। इनफैक्ट एक उनके साथ एक बॉन्डिंग भी थी कि, और वो भी वॉच आउट करते थे। तो आज वही मैं भी करने की कोशिश करती हूँ कि अगर कोई भी लड़की, बल्कि आप लोगों को मैं कहूँगी, आप लोग कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, पर अगर राजनीति भी करना चाहते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा लड़कियाँ राजनीति में, और एज अ मेंटर
मैं अगर किसी को प्रेरित कर सकूं, किसी की मदद कर सकूं, किसी को हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सकूं, तो जैसे मुझे लोगों ने बढ़ाया, तो मुझे लगता है ये सबसे फुलफिलिंग काम है। थैंक यू मैम, नाइस टू हैव। नेहा जी, एक सवाल ये है कि आपने अगर उत्तराखंड की बात करें तो कई मुख्यमंत्रियों को देखा है, चाहे हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात करें या फिर हम अभी वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी की बात करें, उससे पहले भी कई है मंत्री जो रह चुकी हैं आपके पार्टी से। आपको यूनिक मिनिस्टर ना सीएम कौन लगा अभी तक, मतलब जो आप कह सकते हैं हाँ, मतलब जिनको देख के लगता है कि यार वास्तव में ये हैं, कुछ अलग है? देखिए, अब आप कहेंगे कि इसलिए कह रही है क्योंकि वर्तमान में सीएम है, लेकिन सीएम होने के साथ साथ वो एक युवा भी है। तो मुझे लगता है किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी जो होती है वो है कि लोग उन तक पहुंच पाए, पहुंच नहीं भी पाए तो ये परसेप्शन हो कि उन तक पहुंच सकते हैं। तो धामी जी की सबसे बड़ी खूबी है कि वो एक्सेसिबल है। आपने देखा होगा वो जिस भी ज़िले में जाते हैं तो लोगों के बीच में ज़रूर बैठते हैं। अगर आज किसी को धामी जी से मिलना है तो बहुत दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आपको अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगा। आप अपनी बात कह पाएंगे। कोई विरोधी विचारधारा भी होगी, उनसे भी वो बहुत अच्छे से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं सहज तरीके से। मैंने उनके चेहरे पे कभी मतलब शिकन नहीं देखी, जब चिड़चिड़ापन भी नहीं देखा, चिड़चिड़ापन नहीं होता। तो ये सारी चीजें मतलब एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरे लिए तो सीखने वाली हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में प्रेशर नहीं होंगे। वो मुख्यमंत्री भी है, राजनीतिक कार्यकर्ता भी है। आज आपने देखा होगा कि हरियाणा, जम्मू, कहीं भी देश में चुनाव हो रहे हो तो एक एक्सपेक्टेशन है कि वो वहां पर आएंगे, उनकी डिमांड भी है। आज उन्होंने अपना रुतबा ऐसा बनाया है, अपने काम से अपना एक नाम बनाया है। इस सब के बावजूद हमेशा बहुत धैर्यवान वो रहते हैं। आप उनके पास कभी भी जाएं और कुछ कंस्ट्रक्टिव अगर फीडबैक आप उनको देते हैं, देखिए कई बार कहा जाता है कि जितनी ऊंची आपकी कुर्सी हो जाती है आप फीडबैक लेने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन मैंने धामी जी के अंदर एक ये क्वालिटी देखी है कि अगर मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उनके सामने लेकर जाती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ये ऐसे हो सकता था और इसका ये पब्लिक परसेप्शन है, तो वो उस फीडबैक को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उस पर काम करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, बड़े से बड़े राजनेता अगर फीडबैक लेना बंद कर दें तो मुझे लगता है कि उनके डाउनफॉल की शुरुआत हो जाती है। और उनकी ये जो क्वालिटी है, ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो फीडबैक लेते हैं हर माध्यम से। मैंने देखा है कि उनको पता होता है कि सोशल मीडिया पे भी जो चीज़ें लिखी जा रही हैं वो लगातार ये भी देखते रहते हैं। अपनी टीम के माध्यम से उन्होंने हर ज़िले और सेक्टर्स में अपने लोग नियुक्त किए हुए हैं, तो फीडबैक लगातार उन पर आता रहता है। उसका ही कारण है कि आज चाहे राज्य में यूसीसी वो लेकर आए हैं, महिला नीति वो लाने वाले हैं, राज्य में पहली बार एक महिला नीति आने वाली है, अभी भू कानून आने वाला है। तो ये दिखा रहा है कि ही हैज़ ईयर्स ऑन द ग्राउंड, वो सुन रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं। नेहा जी, आप पहाड़ी हैं और पहाड़ से हैं, ये कहने की तो जरूरत है नहीं, पहाड़ी आती है वैसे आपको? नहीं, देखिए आप जानते हैं कि मैं कुमाऊं से हूँ, पिथौरागढ़ से। मेरे पिताजी हैं, मेरा परिवार है, डीडी हाट है पिथौरागढ़ में जगह, और मेरा जन्म देहरादून में हुआ। और आज मुझे लगता है अगर आप नॉर्मली लोगों से यहाँ पूछेंगे तो वो मुझे जौनसारी समझते हैं। शादी आपकी कहीं जौनसार में तो नहीं? शादी तो नहीं हुई, लेकिन मैं क्योंकि इस क्षेत्र में इतनी सक्रिय रही हूँ और ये जो जौनपुर क्षेत्र है, यहाँ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, उनके बीच में लगातार मैं रहती हूँ। तो अक्सर मुझे लोग कहते हैं, मतलब जोशी जौनसार में भी होते हैं तो मुझे जौनसारी मानते हैं। तो इस सब के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं थोड़ी बहुत कुमाऊनी भी बोलती हूँ, गढ़वाली समझ में आती है लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ। तो लेकिन ये एक मैं अपने लिए गोल लेकर चल रही हूँ इनफैक्ट जी कि मुझे सीखनी है। मैं अब मुद्दा ये कि कौन सी भाषा सीखी, कौन सी भाषा? पूरा उत्तराखंड अपना है, पूरा उत्तराखंड अपना है। और बल्कि मैं कहूँगी कि ये एक एज अ प्रैक्टिस आप देखते हैं कि शहरों में हमारे कम हो गया है कि हमारी जो बोली भाषा है, और अब रिवर्स हो रहा है। आप देखेंगे कि जो हमारे 80s 90s वाले हमारे जनरेशन के बच्चे थे ना, उस समय हमारे जो माँ बाप थे वो संसाधन इतने नहीं होते थे, उनका पूरा वो होता था कि कैसे इंग्लिश जो होती थी ना उसको सीखा। आप लोगों पे वो प्रेशर नहीं है आज, क्योंकि अब तो सभी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे समय में
गिने हमारे चुने लोग। पेरेंट्स के लिए बड़ा एक वो था कि मतलब हमारे बच्चे कैसे अच्छी इंग्लिश मीडियम शिक्षा जो है वो हासिल कर सकें, और मतलब वो नहीं कर पाए जो चीज़ें वो कैसे कर लें। तो मतलब हमारे परिवार में तो किसी ने कभी इंग्लिश ऐसे बोली नहीं होगी, तो वो था कि ये कैसे। नेहा जी तो इस सब में कहीं ना कहीं ये जो अपनी वाली भाषा बोली वाला था ना, ये वाला पक्ष थोड़ा कमजोर रह गया। लेकिन अब मैं उल्टा देख रही हूँ, अब क्योंकि इंग्लिश तो सारी स्कूल्स अच्छे हैं और इंग्लिश सिखाई जा रही है, तो अब मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है, बोली भाषा को बढ़ावा दिया एक जागृति आ रही है, और सोशल मीडिया का बड़ा रोल है इसमें। बड़ा रोल है कि आज जो हमारे नए नए उत्तराखंड के युवा सिंगर्स इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, तो उनके कारण अब मैं देख रही हूँ कि सब लोग फिर से अपनी भाषा की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे भी एक ऐसे ही एक चंबा का एक मेरा छोटा भाई है, वो एक इंस्टाग्राम पे एक पेज चलाता है, तो उसने जिम्मेदारी ली है कि दीदी मैं आपको गढ़वाली सिखा के रहूँगा। तो आजकल उससे ट्यूशन में धीरे धीरे ले रही हूँ, तो होपफुली कुछ टाइम में आप देखेंगे कि मैं बोल भी पाऊँगी। चलिए इन फ्यूचर अगर आपके साथ फिर से दोबारा इंटरव्यू लेने का मौका मिला तो उस समय में ज़रूर पूछूंगा कि गढ़वाली में आपने कितना सीखा। जाते जाते बस एक आखिरी ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो पहाड़ की लड़कियां हैं खासकर, क्योंकि प्लेन्स की लड़कियां तो सब कुछ उनको पता होता है कि मुझे अब किस करियर की ओर जाना है, किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, लेकिन पहाड़ में अभी भी ये चीज़ जो है कम है। तो पहाड़ की लड़कियों को संक्षेप में क्या संदेश देना चाहिए? मुझे लगता है हमारे पहाड़ की लड़कियां जो हैं उनमें जो मतलब एक कॉन्फिडेंस है ना, वो अलग होता है। जब मैं उत्तराखंड में कहीं भी प्रवास करती हूँ और लड़कियों से बात करती हूँ, तो हमें लगता है ना कि क्योंकि मैं राजस्थान भी जाती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश भी जाती हूँ काम के लिए, लेकिन हमारे पहाड़ की लड़कियों में, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ शिक्षा जो है वो अच्छी है जी। आप देखेंगे कि लड़कियों में भी अगर आप एवरेज देखेंगे तो आपको 12th तो सबने किया ही होता है, ग्रेजुएशन भी लड़कियों ने किया हुआ है हमारे पहाड़ में, तो उसकी वजह से उनमें एक कॉन्फिडेंस है। आपने देखा होगा कोई भी आंदोलन हमारे उत्तराखंड में हुए हैं उसको लीड कौन करता है? महिलाएं करती हैं। अभी भू कानून का भी आप जिस रैली की बात कर रहे थे उसमें सबसे आगे कौन चल रही थी? महिलाएं चल रही थी। तो हमारी पहाड़ी महिलाओं में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो महिलाओं के लिए कम रही है, चाहे मैं वो सरकार में कहूँ, चाहे वो राजनीति में कहूँ, चाहे वो किसी भी और फील्ड में कहूँ। तो अच्छी शुरुआत हुई है कि 30% आरक्षण अब सरकारी नौकरी में उत्तराखंड की लड़कियों के लिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो मैं तो कहीं भी जाती हूँ, जब महिलाओं से बात करती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि ये 30% जो है ये अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है। जितने लड़के वहाँ बैठे हैं उनसे ज़्यादा चांस है आपका सिलेक्ट होने का, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लो तो अब उत्तराखंड की लड़कियों को सिर्फ एक चीज़ सिखानी है, सपने देखने, कि आपको एक सिंपल कोई छोटी मोटी नौकरी का सपना नहीं देखना है, आपको ऑफिसर बनने का सपना देखना है। आपके पास आरक्षण भी है, उसके लिए आपकी सरकार ने दिया है, आपको आगे बढ़ाने के लिए दिया है। आज सरकार के अंदर, विधानसभा लोकसभा के अंदर भी आरक्षण आने वाला है, पंचायतों में आरक्षण है, तो लीडर भी आप बन सकती हैं। आपको सपना देखना है, जरूरी नहीं है कि आपके पिता या कोई परिवार के व्यक्ति ही राजनीति में हो तभी आप राजनीति में आगे आए। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप लीड करना चाहती हैं, तो आज राजनीतिक पार्टियों की भी मजबूरी है। देवेंद्र जी, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कह रही हूँ कि राजनीतिक पार्टी, देखिए मेरी पार्टी ने तो इंटरनल रिजर्वेशन लागू कर दिया, लेकिन चुनाव तो दूसरी पार्टियों ने भी लड़वाना है। तो इसलिए आज हर राजनीतिक पार्टी की मजबूरी है कि वो महिलाओं को मौका दे। तो अगर आप में क्षमता है तो आप सपने बड़े देखें, और इन सपनों को बड़े देखने का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश हमारी सरकार भी कर रही है, मोदी जी भी कर रहे हैं, धामी जी भी कर रहे हैं, और छोटे से वे हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, आप सब लोगों से बात करके। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थी नेहा जोशी जी, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर संदेश खासकर पहाड़ की लड़कियों को दिया कि आप बड़े सपने देखिए, और बड़े सपने देखेंगे तो वास्तव में जो सफलता है वो आपको जरूर मिलेगी। अगली बार एक नई पर्सनालिटी के साथ हम हाजिर रहेंगे। देखते रहिए मुद्दा टीवी। नमस्कार।